Okay ji, Assalamu alaikum students. I hope you can hear me. जी वालेकुम सलाम मैम, यस यू आर ऑडिबल. अच्छा जी, let's start our class. अच्छा जी, before moving on to and jumping into the algorithms of data mining, we have to understand a little something about the data that we'll be working on. कि किस तरह का डेटा होता है जो डेटा माइनिंग में टाइप्स के होते हैं. थोड़ा बहुत हम आज की क्लास में वो देखेंगे. सो दिस वुड बी द इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द डेटा दैट विल बी यूजिंग. ठीक है, उसके बाद हम डेटा प्री प्रोसेसिंग पर जाएंगे. सो what kind of data is used when we are doing data mining? So सबसे पहली चीज तो हमारे डेटाबेस की फॉर्म में, डेटाबेस में जो डेटा स्टोर हुआ होता है उसको इस्तेमाल करते हैं. यस, ऐसा ही है, लेकिन देर आर मेनी अदर काइंड्स ऑफ डेटा दैट वी कैन यूज फॉर डेटा माइनिंग, लेकिन दैट डिपेंड्स कि वो किस फॉर्म में है और आप किस एल्गोरिदम को दे रहे हैं. ठीक है, एक एल्गोरिदम की भी तो रिक्वायरमेंट होगी ना कि मुझे इस फॉर्म में डेटा चाहिए. तो अगर तो उस फॉर्म में आपका डेटा नहीं है तो उस फॉर्म में डेटा लेकर आने को भी हम डेटा प्री प्रोसेसिंग कहते हैं. ठीक है. अच्छा जी, I have only 20 students in the class. I don't know where are the rest of you guys. I will not be emailing you the link again and again. The link, अगर आपके आसपास से कोई friends हैं तो let them know that Zoom links have already been created. जो मैंने आपको last time class में बताया था, Zoom links are already there. आपने सिर्फ उस डेट की लिंक को जाके वहां से ज्वाइन कर लेना है. ठीक है. अच्छा जी, सो देयर आर मैम ये लिंक थ्रू आउट चलेगा बेटे. सारी क्लासेस के ना ऐसे लिंक्स जनरेट हुए हैं लाइन में, क्यू में. तो आप अपना एलएमएस खोलेंगे, जूम लिंक खोलेंगे, जो टॉप ऑफ द क्यू आपका लिंक होगा वो आपने प्रेस करके जो है वो आ जाना है इधर. ओके मैम, ठीक है ठीक है. सबसे पहले तो डेटाबेस ओरिएंटेड जो जितने भी डेटा सेट्स हैं, जिनमें 3 किस्म के डेटा सेट्स आ जाते हैं, डेटा टाइप्स आ जाती हैं. रिलेशनल डेटाबेस है जिसको हम सिंपली डीबीएमएस कहते हैं, जो आपने कोर्स भी लिया हुआ है. देन देयर इज डेटा वेयरहाउस जहाँ से हम डेटा ले सकते हैं, और एक ट्रांजैक्शनल डेटाबेस है. ये सारे डेटाबेस ओरिएंटेड डेटा सेट्स हैं जो कि टैबुलेटेड फॉर्म में होते हैं, टेबल्स की फॉर्म में होते हैं. ठीक है. लेकिन कुछ और डेटा सेट्स होते हैं जिनको हम जिनकी प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाती है. जैसे आपका सेंसर्स से जो डेटा आ रहा होता है, या आपका कोई टेम्पोरल या सीक्वेंस डेटा होता है, जैसे कि आपका बायो सीक्वेंसेस होते हैं, प्रोटीन्स की सीक्वेंसेस होते हैं. उनके ऊपर डेटा माइनिंग की बहुत से एल्गोरिदम्स अप्लाई किए जाते हैं ताकि आपकी जेनेटिक डिजीजेस को देखा जा सके, प्रिडिक्ट किया जा सके. फिर आपके पास बहुत सारा डेटा होता है, वो ग्राफ्स की फॉर्म में होता है, नेटवर्क्स की फॉर्म में होता है. जैसे कि आपकी वेब पेजेस या वेब डेटा जो है वो आपका ग्राफिकल फॉर्म में मौजूद होता है. सो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ डेटा. मल्टीमीडिया डेटाबेस है, टेक्स्ट डेटाबेस है, वर्ल्ड वाइड वेब पर जो डेटाबेस मौजूद है जिसमें आपके पास मल्टीमीडिया के फॉर्म में भी आ जाता है, टेक्स्ट फॉर्म भी आ जाती है, जिसमें वीडियोस भी आ जाती हैं, पिक्चर्स भी आ जाती हैं. तो उन सारे किस्मों के जितने भी डेटा हैं, और डेफिनेटली जब आप इमेजेस या वीडियोस में डेटा माइनिंग के एल्गोरिथम्स अप्लाई करेंगे तो उससे पहले आपको इमेज प्रोसेसिंग की कुछ टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी ताकि आप अपने डेटा को उस सिचुएशन में ला सकें जिस सिचुएशन में आपका डेटा माइनिंग का एल्गोरिथम उसे एक्सेप्ट करता है. अगर टेक्स्ट डेटा की बात करें तो टेक्स्ट डेटा, सिंपल टेक्स्ट के अलावा अगर आप हैंड रिटन डेटा है या वॉइस डेटा है, इस तरह के सारे जो डेटा सेट्स होते हैं, ये इसके लिए हम उनको प्रोसेस करने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसे हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं. और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो उस डेटा को इस सिचुएशन में ले आती है या इस फॉर्म में ले आती है जो कि हम डेटा माइनिंग के एल्गोरिथम्स को दे सकें. सो क्विकली गोइंग थ्रू द मेजर काइंड्स ऑफ data that we'll be dealing in are, first of all, of course, the simple database data. A database is a data structure that stores the information in an organized way, and the data can be easily accessed, managed, modified, updated, controlled, and organized. Database का simple जो मकसद होता है वो सिर्फ स्टोरेज होता है.
लाइक स्टोर कर सकें, हम उसमें मॉडिफाई कर सकें, उसमें अपडेट कर सकें और उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हम अपने पास रख लें। यहाँ से जो डेटा हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरीज के थ्रू हम करते हैं, और इसमें से सिर्फ हम, और वो क्वेरीज हमें हम मालूम कर सकते हैं कि हमें एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू, हम उन क्वेरीज के थ्रू इस डेटा के कुछ जिस पार्ट को भी आपने एक्सेस करना होता है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल हम थ्रू आउट दिस बुक लेके चलेंगे। अगर आप बुक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही अच्छा होगा, इसकी पीडीएफ भी मैं अपलोड कर देती हूँ आज, लेकिन कोशिश करें कि इसकी हार्ड कॉपी ले लें ताकि हार्ड कॉपी से आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं। आपके पास डेटाबेस में क्या होता है? आपके डेटाबेस में एक कलेक्शन ऑफ, अच्छा मैं एग्जांपल आपको बता रही थी। एग्जांपल जो है ना वो एक एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। एक हाइपोथेटिकल है, दिस इज नॉट एनी रियल स्टोर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल एक स्टोर की हम लेके थ्रू आउट इस किताब के चलेंगे कि वो डेटाबेस, उसका डेटाबेस किस तरह मैनेज हो रहा है। ठीक है, एक ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से एक स्टोर है जिसका डेटाबेस है। ये आपके सामने इस वक्त रिलेशनल टेबल्स नजर आ रहे होंगे आपको। डेटाबेस में होता ही है कि आपके पास देयर आर नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, ये आपके सामने टेबल्स नजर आ रहे हैं। हर एक का एक यूनिक नाम होता है हर टेबल का, और ईच टेबल कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। जो कॉलम्स है ना इसमें, जैसे कस्टमर आईडी है, नेम है, एड्रेस है, एज है, इनकम है पहले टेबल में, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, फीचर्स कहलाते हैं, डायमेंशंस कहलाते हैं। ये मैंने आपको कॉलम्स में जितने भी हैं, और जिनकी रोज है बन रही हैं, जैसे आइटम के टेबल में आपके पास आइटम आईडी 13 इनको टपल्स भी कहते हैं, इनको देयर आर वन और टू अदर नेम्स फॉर इट, सैंपल्स भी कहते हैं। तो ये एक दो नाम है इनके लिए। लेकिन हर ऑल्सो वी हैव अ यूनिक की विद एवरी टपल के साथ एक यूनिक की मौजूद होती है जो कि डेटाबेस की एक कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, अब आप क्वेरी कौन सी इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप क्वेरी इस तरह लिख सकते हैं कि जैसे कि यू वांट टू नो दैट शो मी द लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स दैट वर सोल्ड इन द लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर में जितने भी आइटम्स जो हैं वो सेल हुए हैं, you want to look at all those items। ठीक है जी। या फिर you can ask them। इसके अलावा जो आपके पास डेटाबेस में कुछ एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, you already know this, जैसे कि सम है, एवरेज है, काउंट है, मैक्सिमम है, मिनिमम है। ये एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई करके you can also ask for show me the total sales of last month, or you can say how many sales transaction occurred in the month of December, which salesperson had the highest sales। इस तरह की क्वेरीज आप इसमें इस्तेमाल करके अपनी मर्जी का डेटा इसमें से गेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब डेटा माइनिंग में और डेटाबेस में क्या फर्क है? डेटाबेस सिर्फ ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, और इसमें जो क्वेरीज हम लगाते हैं, उन क्वेरीज में हमारे पास बहुत सी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। अब हमें जो चंक ऑफ डेटा चाहिए वो हम यूज करके उस पर डेटा माइनिंग एल्गोरिदम लगा सकते हैं। डेटा माइनिंग क्या का इस डेटा के ऊपर डेटा माइनिंग का एक कॉन्सेप्ट हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कैन एनालाइज द कस्टमर डेटा टू प्रिडिक्ट द क्रेडिट रिस्क ऑफ एनी न्यू कस्टमर। मतलब कि कोई भी नया कस्टमर आ रहा है, हमारे पास ऑलरेडी कस्टमर्स का डेटा मौजूद है, हम उनके क्रेडिट रिस्क जो ऑलरेडी कस्टमर्स मौजूद हैं उनके डेटा को यूज करके किसी नए कस्टमर के क्रेडिट रिस्क को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि क्या ये फ्रॉड है, या मतलब इज ही गोइंग टू रिटर्न द क्रेडिट और नॉट, राइट। तो आप पिछले डेटा के ऊपर अगली प्रेडिक्शन अगर कर सकते हैं, वो डेटा, दिस इज व्हाट डेटा माइनिंग इज। ठीक है, आप ये सारी क्रेडिट रिस्क की इंफॉर्मेशन जो है वो आप किस बेसिस पे कर सकते हैं? इनकम पे, एज पे, प्रीवियस क्रेडिट इंफॉर्मेशन पे। ठीक है, लेकिन ये सारा आप डेटा माइनिंग डेटाबेस इज जस्ट टू स्टोर द डेटा and get the chunk of data that you want and then apply data mining concept on it। एक और फॉर्म जिसमें आपका डेटा मौजूद होता है वो डेटा वेयर हाउसेज है। डेटा वेयर हाउस क्या चीज होती है? इट इज अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज स्टूड अंडर अ यूनिफाइड स्कीमा व्हिच यूजुअली रिजाइड्स एट अ
सिंगल साइट। यूजुअली इसमें डेटा वेयर हाउस डेटाबेसेस से कहीं एक बड़ी रिपॉजिटरी होती है और यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेस से डेटा आया होता है जो एक यूनिफाइड फॉर्म में आपने रखा होता है, और थोड़ा सा ना ये समराइज्ड भी होता है, एग्रीगेट करके चीज़ों को रखा होता है ताकि मज़ीद आसानी हो जाए। यूजुअली यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल किया जाता है जिसमें हर डायमेंशन जो है वो एक एट्रीब्यूट को या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को, या वो एक एट्रीब्यूट को मेंशन करी होगी या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को, उस पर कोई एग्रीगेशन मौजूद होगी तो वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को मौजूद वो एक्सप्लिसिटली मेंशन करेगी। आपका ये जो स्ट्रक्चर जिस फॉर्म में यूजुअली रखा जाता है इसे हम क्यूब कहते हैं, ठीक है। क्यूब्स की फॉर्म में आपका डेटा मौजूद होता है और हर सेल के अंदर वैल्यू ऑफ सम एग्रीगेट मेजर एज काउंट ऑफ सम मौजूद होता है। जैसे कि काउंट आपका किसी भी चीज का काउंट है, उसका सम है, वो मौजूद होता है। मैं आगे एक एग्जांपल बताऊंगी। क्योंकि ये बहुत डिफरेंट किस्मों के रिपोजिटरी से आके स्टोर होता है, इस वजह से इसमें बहुत सारी कुछ प्रोसेसेस अप्लाई करने पड़ते हैं ताकि इसको हम एक यूनिफाइड फॉर्म में इसको स्टोर कर सकें। जैसे कि हम अप्लाई करते हैं डेटा क्लींजिंग, सेकंड पॉइंट देख रही हूँ मैं, डेटा क्लींजिंग करते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जो मैंने पिछली कुछ एग्जाम क्लास में थोड़ा सा बहुत जिक्र भी किया था। डेटा इंटीग्रेशन करते हैं। डेटा इंटीग्रेशन से फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट जगहों से डेटा आ रहा है, तो हो सकता है एक डेटाबेस में आपके पास एज का एक एट्रीब्यूट हो और दूसरे डेटाबेस में डेट ऑफ बर्थ का एक एट्रीब्यूट हो, तो आप इनमें से एक एट्रीब्यूट अपने पास रख सकते हैं, आइदर एज और डेट ऑफ बर्थ इंस्टेड ऑफ हैविंग देम बोथ, ठीक है। और इसमें हम पीरियोडिकली ऑफ कोर्स डेटा रिफ्रेशिंग के प्रोसेसेस भी अप्लाई करते रहते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपके यही ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारे पास स्टोर है जिसमें आपके पास कोई वैंकूवर में फॉर एग्जांपल एक स्टोर है, न्यूयॉर्क में है, एग्जांपल आपके सामने दी हुई है, कुछ कोई शिकागो में है, कोई और सिटीज में है डिफरेंट में, तो आप उनको क्लीन करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, लोड करेंगे एक सिंगल यूनिफाइड फॉर्म में which is going to be data warehousing, and then of course you can इसमें थोड़ा बहुत एनालिसिस इन्वॉल्व होता है लेकिन डेटा माइनिंग की फॉर्म का एनालिसिस इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक डेटा एनालिसिस डेटा वेयरहाउसिंग में भी इन्वॉल्व होता है। दिस इज अ टिपिकल क्यूब ऑफ डेटा वेयरहाउस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें, अच्छा जी, आई हैव 2 पीपल, जी बेटे लेक्चर्स शेयर हो जाएंगे। अच्छा जी, ये देखें, ये एक डायमेंशन एड्रेस की है या कह सकते हैं सिटीज की है। यहाँ पे सिटीज हैं सारे, शिकागो, न्यूयॉर्क, मॉन्ट्रियल एंड वैंकूवर, और ये डायमेंशन में हमारे पास क्वार्टर्स हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, आपके ईयर को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। और ये थर्ड डायमेंशन में आपका आइटम का टाइप है, लाइक आइटम टाइप कुड बी होम एंटरटेनमेंट है, कंप्यूटर है, फोन है और सिक्योरिटी है। और 400K का मतलब ये होगा कि वैंकूवर में Q1 के अंदर सिक्योरिटी से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जितने भी सेल हुए हैं उनकी कंप्लीट सेल जो है वो 400K की सेल हुई है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज। यही जो डेटा वेयर हाउस जो होता है वो इतना फ्लेक्सिबल होता है कि वो इस क्यूब को ड्रिल डाउन भी कर सकता है और रोल अप भी कर सकता है। ड्रिल डाउन का मतलब ये है, जैसे ये एग्जांपल दी हुई है ड्रिल डाउन की, ड्रिल डाउन ऑन टाइम डेटा फॉर Q1। इसका मतलब ये है कि आपका जो Q1 है ना, Q1 में आपके पास 3 मंथ्स आएंगे विच इज जनवरी, फरवरी एंड मार्च। उन्होंने ये कैपेबिलिटी होती है इस क्यूब की कि हम इसको ड्रिल डाउन कर सकते हैं मजीद, मतलब कि इसमें से स्मॉलर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च के हिसाब से सिटीज वही है आपके, आइटम्स आपके वही हैं, क्वार्टर्स एक सिर्फ सिंगल Q1 की हमने डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले ली, ठीक है, डिटेल इन्फॉर्मेशन ले ली। जो 400K वाला था ना, तो उसमें फॉर एग्जांपल इसमें जनवरी में 150K हुई, फरवरी में सेल 100K हुई सिक्योरिटी के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, और 150K मार्च में हुई। इन दिनों को हम एड अप कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग दिस 400K। आप ये इसको कहते हैं ड्रिल डाउन। रोल अप का क्या मतलब है, मजीद उसको हम
और हायर लेवल पे चले जाएं। हायर लेवल से मुराद ये कि इंस्टेड हम सिटीज को देखने के हम रीजन्स में आ जाएं कि नॉर्थ में सेल्स कितनी हुई, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में। किसके हिसाब से देख रहे हैं? क्वार्टर वाइज देख रहे हैं और आइटम्स आपके वही हैं। सो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट डेटाबेस एंड डेटा वेयरहाउस। और ये टिपिकल आपके डेटा सेट्स डेटा हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद डेटा माइनिंग टेक्निक्स। ठीक है, लेट्स गो फर्दर। एक और टाइप का डेटा विच इज वेरी कॉमन विच इज नोन एज ट्रांजैक्शनल डेटा। ट्रांजैक्शनल डेटा एक फ्लैट फाइल में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसमें सिंपल और सिंपल ये एग्जांपल अगर आपको नजर आ रही है, चलिए लेट मी रीड दिस डेफिनेशन। सॉरी जी, आई हैड सम स्टूडेंट्स इन द ऑफिस। अच्छा जी, ट्रांजैक्शनल डेटा में आपके पास क्या होता है? ईच रिकॉर्ड इन अ ट्रांजैक्शनल डेटाबेस कैप्चर्स अ ट्रांजैक्शन सच एज अ कस्टमर परचेज एंड अ फ्लाइट बुकिंग और यूजर्स क्लिक ऑन द वेब पेज। ठीक है, ट्रांजैक्शन इस तरह की हो सकती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी स्टोर की ट्रांजैक्शनल डेटाबेस को देख रही हूँ, डेटा को देख रही हूँ, तो एक ट्रांजैक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास आइटम 1 हो सकता है, आइटम 3 उसने खरीदा, आइटम 8 खरीदा। ये यहाँ पे जो टेबल ये बना हुआ है, टेबल इसको देखें, आइटम 16 खरीदा हुआ है, ट्रांजैक्शन नंबर ID 100 पर। ठीक है, और हर एक के साथ एक ID अटैच होती है और वो की यूनिक ID होती है। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ सिंपल फ्लैट फाइल की फॉर्म में भी ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दिस इज द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ डेटा दैट वी कैन यूज। और ये यूजुअली हम मार्केट बास्केट एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, मार्केटिंग बेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम सबसे पहला टॉपिक आफ्टर प्री प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, जिसको हम मार्केट बास्केट एनालिसिस कहते हैं या एसोसिएशन रूल माइनिंग कहते हैं। ठीक है, और ये बाकी टाइप्स का डेटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये आप खुद ये सारा कुछ देखिएगा, ये कुछ तो नामों से हो जाते हैं, फिगर आउट हो जाते हैं, बाकी आप ये देख सीखिएगा कि किस टाइप के डेटा बेसिस है। बट वील बी डीलिंग विद दीज काइंड्स ऑफ डेटा इन डेटा माइनिंग, राइट। फिर एडवांस टॉपिक्स में अगर हमने NLP का कुछ देखना हुआ या टेक्स्ट माइनिंग या फिर वेब माइनिंग की कुछ चीज़ें देखनी हुई तो हम वो देख लेंगे। अच्छा जी, वैसे मैं अभी आपसे कह रही थी कि एसोसिएशन एंड को रिलेशन एनालिसिस क्या होता है, जो हम यूजुअली ट्रांजैक्शनल डेटाबेस पे करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि व्हाट आइटम्स आर फ्रीक्वेंटली परचेज्ड, कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो फ्रीक्वेंटली परचेज हो रहे हैं एक साथ। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल भी आपको शायद लास्ट टाइम दी थी कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न जो था। अच्छा, ये जो ट्रांजैक्शनल डेटाबेस के ऊपर यूजुअली इस्तेमाल होता है ना, वो ये हो सकता है कि आप जब ये मालूम हो जाएगा आपको कि कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो कॉमनली एक साथ परचेज हो रहे हैं, तो आप उसके बारे में कुछ अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ही डिपार्टमेंट उसकी लेते हैं कि हमने यूजुअली देखा है कि जो लोग कंप्यूटर खरीद रहे हैं वो साथ प्रिंटर भी खरीद रहे हैं। ठीक है, यूर बाइंग printers with the computers, so what you can do is you can offer certain printers to steep the discount with a steep discount, बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट के साथ आप प्रिंटर्स जो है ना वो
कंप्यूटर की परचेज के ऊपर आप कह सकते हैं कि आप अगर ये कंप्यूटर परचेज करेंगे तो आपको प्रिंटर पे इस एक ड्रास्टिक डिस्काउंट मिलेगा, इवन फ्री भी यूजुअली, अगर क्योंकि प्रिंटर एज कम्पेयर टू कंप्यूटर जो है वो एक चीप प्रोडक्ट है, जबकि कंप्यूटर जो है वो एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। तो आप अपनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की सेल बढ़ा देंगे अगर आप उसके साथ ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई कर देंगे कि on buying a computer you'll get this much discount, 70% discount on the printer। ठीक है, तो आप कर क्या रहे हैं, अपनी चीप प्रोडक्ट को सस्ता बेच रहे हैं, लेकिन आप अपनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की सेल को बढ़ा रहे हैं। तो लोग जो हैं वो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू another electronic store, they'll come to your store and would ask for computer। जी शाहिद, you have a question? जी बेटे, we can wait for the अजान, यहाँ पे अब हो रही है। Okay जी, let's start again। अच्छा जी, what we were talking about was that what happens is in this this basically is a market basket analysis, and again, when you get some pattern, when you find some interesting patterns, what kind of marketing strategy you're applying on it, that is up to the business owner, right? The purpose of a data scientist or the person who is behind the data mining is just to inform the
the business owner about any very interesting pattern that he found out. अब वो उसके ऊपर कौन सा मार्केट एनालिसिस या कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई करेगा, दैट इज अप टू द ओनर ऑफ द बिजनेस. फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बड़ी टिपिकल सी एक एग्जांपल दी थी जो यूजुअली दी जाती है इस एग्जांपल में. वो डाइपर और बियर की थी. ठीक है, डाइपर और बियर की वो ये थी कि एक स्टोर के ऊपर दे अप्लाइड दिस डेटा माइनिंग एल्गोरिथम एंड दे फाउंड आउट ऑन द ट्रांजैक्शनल डेटा एंड दे फाउंड आउट दैट पीपल हु वर बाइंग डाइपर्स वर आल्सो बाइंग बियर वेरी फ्रीक्वेंटली. देयर वाज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु वर बाइंग डाइपर्स and but they were also buying beer with it. ठीक है, which is a very very unusual ये कंप्यूटर प्रिंटर का तो बड़ा obvious सा एक pattern है, but this is a very unusual. What happens is the people who had kids or babies, for them on the weekend they needed a pack of diapers, and of course for the weekend they needed the beer, right? So this was a very unusual the पैटर्न. अब इसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. इसको हम इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं कि आइदर व्हाट वी कैन डू इज कि वी कैन पुट सेल ऑन वन ऑफ इट. जैसे अभी हमने प्रिंटर और कंप्यूटर की बात की. दूसरी बात हम ये कर सकते हैं कि स्टोर में यू कैन कीप देम टुगेदर. सो पीपल go get the diaper and get the beer right next to it. But another strategy could be you put the one of the items at one end and the other item on the other end. उससे क्या होगा कि when a customer would walk from one end to the another end, on the way he will chances are high कि he will pick something extra जो उसने लेने नहीं आया था वो ग्रोसरी स्टोर, लेकिन वो चीज पिक कर लेगा. So again, marketing strategy apply क्या करनी है, that depends totally on the people, on the person who is owning the business. उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी. क्लासिफिकेशन और लेबल प्रोडिक्शन बेसिकली सिंपली ये होती है कि आपके पास जो ऑलरेडी डेटा मौजूद है, अब उस डेटा के बेसिस के ऊपर आप कोई प्रोडिक्शन अप्लाई करते हैं. ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी. Describe and distinguish classes on concepts for future prediction, classifying countries based on climate or classify cars based on gas mileages. और typical methods जो हम पढ़ेंगे वो decision trees हैं, Naive Bayesian है, support vector machines हैं, neural networks हैं, and logistic and regression will do this. ठीक है, there are typical applications. इसकी बहुत सारी applications हैं, वैसे ही कभी search करना. One of the very common application is credit card fraud detection. What they do is already previous data है, उनके पास previous data मौजूद होगा कि ये एक this is the person who is this is the age, this is the location, और बहुत सारी और information उस customer के बारे में होगी. इन सारी attributes के साथ क्या उसने क्रेडिट कार्ड फ्रॉड किया, yes और no. वो हर जो रो होगी या हर टपल जो होगा या हर कस्टमर जो होगा वो एक क्लास में डिफाइंड होगा. ये पिछले कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपने रखी होगी, बिकॉज अगेन द डेटा इज गेटिंग बिगर एंड बिगर. तो जितना बड़ा डेटा होगा उतना बेहतर है. और येस और नो में क्लासिफाइड होगा. येस और नो जो है वो उसकी क्लास होगी. तो आपका जब नया कस्टमर आता है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ एंड कैलकुलेटिंग अबाउट whether he's going to do a credit card fraud or not, what you can do is you can use that automated classifier जो already model बना हुआ है, आप उसके थ्रू उसको गुजारे और देखें कि ये क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कर सकता है या नहीं करेगा प्रेडिक्शन के तौर पे. सो देयर आर मेनी अदर applications for it. And then मैंने आपको जो जहाँ पे क्लास मौजूद नहीं होती, क्लास लेवल अननोन होती है, उसको हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं. And we group the data to form new categories. For example, clustering houses to find the distribution pattern. And हम इसमें करते क्या है, हम इंट्रा क्लास सिमिलैरिटी को मैक्सिमाइज करते हैं और मिनिमाइज करते हैं इंटर क्लास सिमिलैरिटी. मतलब इसका मतलब है एक क्लस्टर के अंदर जो जितने भी आइटम्स आए हुए हैं या जितने भी टपल्स मौजूद हैं, they have a maximum similarity among themselves, and they have, and from the other cluster, the items that are in the other cluster or tuples that are in the other cluster, among them they have maximized
सिमिलैरिटी। ओके जी, अगेन क्लस्टरिंग को हम मैम जी बेटे। ये क्लस्टर एनालिसिस एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ। Let me draw a cluster. So for example, if I have applied a, I have a number of, फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की जो हमारा पास स्टोर है उसका हम एक एग्जांपल कोई दोबारा ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल आई हैव दीज क्लस्टर्स, आई वोंट हैव दिस वन, लेट मी हैव दिस क्लस्टर। ठीक, तो आपके पास डिफरेंट कस्टमर्स हैं, आपने उन कस्टमर्स के डेटा के ऊपर सिंपली क्लस्टरिंग एल्गोरिदम चलाया। वो क्या करेगा, आपको अज्यूम कर रहे हैं हम कि वो आपको डिफरेंट क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड, आपकी क्लस्टर्स उसने इस तरह क्रिएट कर ली हैं। ये कस्टमर नंबर फॉर एग्जांपल 1 है, ये कस्टमर नंबर 10 है, ये कस्टमर नंबर 14 है, ये कस्टमर नंबर 18 है। कुछ कस्टमर्स को इसने इस क्लस्टर में डाल दिया, कुछ कस्टमर्स को इसने इस क्लस्टर में डाल दिया, कुछ कस्टमर्स को इसने इस क्लस्टर में डाल दिया। और कुछ कस्टमर्स के लिए ये फॉर एग्जांपल एक ये कस्टमर है जिसके लिए अलहदा से ही एक क्लस्टर बन गया है ऐसे करके, सॉरी, या वो किसी क्लस्टर का भी हिस्सा नहीं बना, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ है। हम ये कहना चाह रहे हैं, ये प्रिंसिपल ये कह रहा है कि हमें इंटर क्लास सिमिलैरिटी को मैक्सिमाइज करना है, मतलब कि इनकी आपस में जो सिमिलैरिटी होनी चाहिए वो मैक्सिमाइज्ड होनी चाहिए, ये आपस में बहुत सिमिलर होने चाहिए। पर्पस ये होता है एल्गोरिदम का। और इस क्लस्टर के जितने भी कस्टमर्स हैं उनका इस क्लस्टर के सारे कस्टमर्स के साथ जो वो है ना आपका सिमिलैरिटी इंडेक्स, वो मैक्सिमाइज्ड होना चाहिए। ये पर्पस होता है फॉर क्लस्टरिंग। तो हम जब ये क्लस्टरिंग को एप्लीकेशंस क्या है, ये क्लस्टर में हमने कस्टमर्स को डिवाइड कर लिया हमारे, हमने ये देखा। अच्छा, फिर उसके बाद हम इसमें देख सकते हैं कि ये वाले जो क्लस्टर के कस्टमर्स हैं ना, ये बहुत ज्यादा गेमिंग प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। तो आप जितनी भी गेमिंग प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करेंगे ना, आपको सिर्फ इस ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को करेंगे, इंस्टेड के आप इन सारों को करें, आप सिर्फ इनको करेंगे, बिकॉज मार्केटिंग इज एक्सपेंसिव, राइट। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एन एडवर्टाइजमेंट टू ऑल द कस्टमर्स, आप सिर्फ उनको भेजें जो गेमिंग में हैं इंटरेस्टेड। हाँ जी, अब समझ आइए बेटा। जी मैम, बस ये क्लियर कीजिएगा, जो एक क्लस्टर है वो दूसरे क्लस्टर के साथ इंटरलिंक नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें सिमिलैरिटीज नहीं होनी चाहिए। इनर साइड जो कस्टमर हैं वही सिमिलैरिटीज रखेंगे, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज तो होंगी, लेकिन हमें सिमिलैरिटीज को मिनिमाइज करना है। कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई सिमिलैरिटी तो हो सकती है। आउटर दी क्लस्टर मिनिमाइज करना है, इनर दी क्लस्टर मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना है, जो एल्गोरिदम होता है ना वो इस तरह काम करता है। ठीक है मैम, मैंने क्वेश्चन किया, काइंडली वो चैट। जी मैं पढ़ रही हूँ। मैम प्लीज रिवाइज सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आर वैल्यू प्रेडिक्शन अनसुपरवाइज्ड एंड क्लासिफिकेशन सुपरवाइज्ड। ये मुझे दोबारा जरा शाहिद जरा अपना सवाल मुझे एक्सप्लेन करें। मैं आपको ये तो एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, लेकिन कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज दिस नेक्स्ट क्वेश्चन? Predictions, unsupervised and classic, nahi, predictions usually are, Ma'am, basically I was trying to ask between regressors and classifiers. दोबारा बोलिएगा। रिग्रेशन की बात कर रहे हैं। इनमें से सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड कौन सा है, ये एक दफा क्लियर कर दीजिए। मैं आपको बताती हूँ। हो गया सॉल्व आपका? I'll get back to you, बेटे, एक सेकेंड। मैं इसको तो फाड़ी देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, सॉरी। अब मुझे आप सवाल आप पूछ रहे हैं रिग्रेशन के और क्लासिफिकेशन के दरमियान क्या फर्क है, या क्या ये दोनों क्लासिफिकेशन है या ये मैं आई जस्ट फॉरगॉट, मैं चाह रहा था आप एक दफा रिवाइज करवा दें। इनमें से सुपरवाइज्ड कौन सा और अनसुपरवाइज्ड कौन सा है, क्या दोनों में ये चीजें हो सकती हैं? मैं आपको बताती हूँ।
सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन जो है ना वो एक सुपरवाइज्ड लर्निंग है। जब भी आपके पास डेटा के अंदर क्लास लेबल मौजूद होता है, क्योंकि वो क्लास लेबल के थ्रू सुपरवाइज्ड डेटा होता है, आप जब भी उसके ऊपर क्लासिफिकेशन करेंगे तो दैट वुड बी एन सुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड बाय द क्लास लेबल, और वो प्रिडिक्शन कहलाएगी, क्योंकि आप बेसिकली उस डेटा के थ्रू क्लासिफिकेशन अप्लाई करके ने अननोन डेटा के ऊपर क्लासिफिकेशन मॉडल को अप्लाई करके आप ये देख रहे हैं कि ये जो नया सैंपल आया है इसकी क्लास क्या है, आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं। दिस इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। बस थैंक यू मैम, ठीक हो गया, थैंक यू। जो अनसुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग में आपके पास जो डेटा होता है उसमें एक लेबल मौजूद नहीं होता, आपके पास सिंपल आपके सैंपल्स हैं, टपल्स हैं, एंड दे विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लस्टर्स, उनके ग्रुप्स बन जाएंगे, सिंपली सिमिलैरिटी की बेसिस के ऊपर उनके ग्रुप्स बन जाएंगे। अब ग्रुप्स जब बन गए हैं, आप फिर हर क्लस्टर को एक नाम दे सकते हैं, एक क्लास दे सकते हैं खुद से अगर चाहें तो, ठीक है। अच्छा, अब रिग्रेशन का वर्ड, आपने रिग्रेसर का वर्ड इस्तेमाल किया था। फॉर दोज हु डोंट नो दिस वर्ड, डोंट पैनिक, मैंने अभी तक कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन इन चीज़ों की नहीं दी। यू जस्ट नीड टू हैव सिंपल आइडिया। ये जो अभी मैंने बोला है, एक होती है supervised learning and one is unsupervised learning. Unsupervised learning is simply clustering where you don't have any class label and you just divide your samples, जो आपकी रोज बन रही है ना सारी, जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की बात कर रही हूँ तो जितने आपके कस्टमर्स की बेसिस पे हमने वो टेबल बनाया हुआ ना, तो आपके डिफरेंट कस्टमर्स जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे और इसे हम क्लस्टरिंग कहते हैं। और ये क्लस्टरिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं और इसे हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्यों कहते हैं, एक सेकेंड बेटे, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्यों कहते हैं, बिकॉज हमारे पास कोई क्लास नहीं है इसको सुपरवाइज करने के लिए। हाँ जी साद, अब बोलो। हेलो जी जी बेटे। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। अगर देखें दो क्लस्टर्स हैं, एक क्लस्टर हमारे पास टॉय टाइप का और एक क्लस्टर हमारे पास कार टाइप का। अब एक टॉय कार हो, वो कहाँ पे फॉल करेगी? उसकी शेप भी है, उसके पहिए भी हैं चार, उसके दरवाजे भी हैं, वो है एक टॉय, बेसिकली बाय कन्वेंशन एक टॉय है, लेकिन टाइप कार का टॉय है। वो कैसे फॉल करेगा, कहाँ पर, उसको कैसे क्लासिफाई? देखो, एक तो ये क्लासिफिकेशन, अच्छा ठीक है, अच्छा कैसे फॉल करेगा वो आप बेसिकली इनमें, बेसिकली वो हो सकता है आप एक एल्गोरिदम उस पर अप्लाई करें तो उसको टॉय में डालें, उसको कार में डालें, और एक एल्गोरिदम आप अप्लाई करें तो उसको कार में डाल दें, ठीक है। क्योंकि हर एल्गोरिदम का अपना मैकेनिज्म है टू कैलकुलेट द सिमिलैरिटी बिटवीन टू आइटम्स, ठीक है। अगर आपका एक एल्गोरिदम, पॉसिबिलिटी है कि आपका एक एल्गोरिदम इसको टॉय के क्लास में डाले, आपकी क्लासिफिकेशन की बात करें ना कि आपके पास क्लासेस हैं, आपके पास क्लासेस हैं, क्लास की क्या बात करें, आपके एक क्लास है टॉय और दूसरे की है कार, ये कह रहे हो ना? जी मैम, एक क्लस्टर टॉय का होगा, एक क्लस्टर कार का, क्योंकि हम मोस्ट इंट्रा के अंदर हम मोस्ट सिमिलर देख रहे हैं ना, तो एक टॉय कार होगी, वो तो टाइप टॉय भी आती है और टाइप कार में भी आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मेरी एक बात सुनो। सो मैम, दैट मैं डिपेंड, इस पे मैं इस पे मजीद ये पूछना चाहूंगा, जैसे भाई ने कहा कि टॉय कार और जो रियल कार है वो बाय फीचर या लेबल के अकॉर्डिंग भी तो उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मेरी बात सुनो, पहली बात ये है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हम क्या आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक नया आइटम आया। अच्छा वैसे ये बड़ी वैसे तो डेफिनेटली इस तरह की क्लासिफिकेशन मेरा नहीं ख्याल है कि ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम हमारे पास एक नया आइटम आया और हम ये नए आइटम को डिसाइड करना चाह रहे हैं कि वेदर इट इज़ अ टॉय और इज इट अ कार, ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है कि हम नए आने वाले आइटम की टाइप डिसाइड करना चाह रहे हैं, वेदर इट्स अ टॉय और अ कार, ठीक है। सो व्हाट वुड हैपन इज कि ये मैं की पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी
जो नई एक फॉर एग्जांपल एक आपके पास एल्गोरिदम होता है क्लस्टरिंग का के मीन के नाम से, ठीक है, के मिडवाइड के नाम से। तो उसमें हम करते क्या है कि एक जो एलिमेंट है उसके दूसरे एलिमेंट का आपस में मीडियन या मिडवाइड फाइंड आउट करते हैं, उसमें डिस्टेंस कितना है, उसमें सिमिलैरिटी कितनी है। तो डिफरेंट सिमिलैरिटी इंडेक्सेस भी होते हैं, तो आप सिमिलैरिटी काउंट करते हैं। अब उसकी सिमिलैरिटी अगर टॉयज, देखो टॉय के एक अपने एट्रीब्यूट्स होंगे ना, कैन यू गेट इट? टॉय का अपना एट्रीब्यूट होगा। फॉर एग्जांपल टॉय का मैं मेरे पास एक आइटम आ रहा है जिसके मैं साइज रख रही हूँ जिसमें एक एट्रीब्यूट, एक मैं उसका मे बी मटीरियल रख रही हूँ कि किस मटीरियल का है। अगर मैं आने वाला जो टॉय है उसकी ज़्यादा सिमिलैरिटी टॉय से होगी तो वो उसको टॉय के क्लस्टर में डाल देगा। अगर ज़्यादा सिमिलैरिटी उसकी होगी कार से तो वो उसको कार में डाल देगा। वो डिपेंड करता है कि आपने डेटा कैसे किस किस्म का यूज़ किया हुआ है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे वो डिपेंड करेगा। ये मैं एक सेंटेंस में इस बात का जवाब नहीं दे सकती कि उसको टॉय में डालेगा या कार में डालेगा। वो डिपेंड करता है कि आप डेटा कौन सा यूज़ करें, डेटा में एट्रीब्यूट्स कौन से यूज़ करें। तो फॉर एग्जांपल आप नया आइटम आ रहा है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास बहुत सारे, जिनमें से एक एट्रीब्यूट है आपके पास साइज, एक एट्रीब्यूट है आपके पास मटीरियल एंड सो ऑन। तो वो इन चीज़ों से आपका कैलकुलेट करेगा सिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी के हिसाब से वो आपको डाल देगा। Yes, another attribute could be price. ठीक है? I got it मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। उसमें ये होगा ना कि जो मैट्रिक्स बनेगा that would decide which algorithm is working best. Thank you. ठीक है जी, हाँ जी, समझ आ गई बेटे? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? Yes मैम, yes मैम। ठीक है, चलें। अच्छा जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, और जिनको अभी नहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ आ रही ना, परेशान नहीं होना, ये हम सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आपने इस वक्त सिर्फ ये डिफरेंशिएट करना सीख लो कि एक होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और एक होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग। जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है वो क्लस्टरिंग है और जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है वो क्लासिफिकेशन है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आपके पास क्लास लेबल नहीं होते और आप अपने आइटम्स को या अपने टपल्स को या अपने सैंपल्स को जो रोज में है आपके पास, ठीक है ना, जो कॉलम में आ रहे होते हैं ना, कॉलम में ऊपर हेडिंग्स आ रही हैं आपके किसी भी टेबल में, वो आपके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। और जो आप रोज में आपके पास चीज आ रही है ना, वो मैं भी आगे एक्सप्लेन भी करूंगी डेटा में, उनमें हम सैंपल्स कहते हैं, टपल्स कहते हैं। तो आपके जो आप क्लस्टरिंग या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या करती है, आपको उसको टपल्स में डिवाइड कर देती है, सॉरी ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है, क्लस्टर्स में डिवाइड कर देती है और कोई क्लास लेबल मौजूद नहीं होता। जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है उसमें क्लास लेबल मौजूद होता है और आपके पास जो पुराना डेटा होता है उसकी बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन मॉडल बनता है। जो अब नया डेटा आएगा या नया सैंपल आएगा उसको हम उस डेटा क्लासिफिकेशन मॉडल में से गुजारते हैं और ये देखते हैं कि ये किस क्लास में लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं एग्जाम्पल आपको दे दूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको डिजीज ट्यूमर डिटेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ट्यूमर डिटेक्शन है, तो आपके पास जो ऑलरेडी पेशेंट मौजूद होंगे उनका आपके पास कोई डेटा मौजूद होगा, कोई एट्रीब्यूट्स होंगे, लाइक उनका बीपी क्या था या उनके फलाने टेस्ट की वैल्यू क्या थी एंड दिस एंड दैट। ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे और बहुत सारे आपके पास कस्टमर्स, वो सॉरी पेशेंट्स होंगे और वो ऑलरेडी डायग्नोज्ड होंगे कि उनको ट्यूमर था या नहीं था, येस और नो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नया जो पेशेंट आएगा, व्हाट विल हैपन फॉर द न्यू पेशेंट, एक क्लासिफिकेशन मॉडल ऑलरेडी बना होगा। आप उस क्लासिफिकेशन मॉडल से उस नए पेशेंट को गुजारेंगे और वो मॉडल आपके लिए क्लास बता देगा आपको कि यस दिस पेशेंट इज पॉजिटिव विद द ट्यूमर और नेगेटिव विद द ट्यूमर। ये प्रिडिक्शन जहां आ जाती है वहां क्लासिफिकेशन आ जाती है, ठीक है। अच्छा जी, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डेटा माइनिंग का जिसे हम आउटलायर कहते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक सैंपल बनाया था जो बाकी किसी क्लस्टर का हिस्सा नहीं था और किसी हिस्सा बन भी नहीं सका। आउटलायर क्या होता है? आउटलायर इज एन ऑब्जेक्ट, डेटा ऑब्जेक्ट या सैंपल
ठीक है, बहुत सारे नाम होंगे, इस वजह से प्लीज गेट यूज टू इट। अगेन जो आपके कॉलम्स हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, फीचर्स भी कहते हैं, डायमेंशंस भी कहते हैं, वेरिएबल्स भी कहते हैं। जो आपकी रोज में डेटा है वो आपके सैंपल्स हैं, डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं, यू नो व्हाट एल्स, टपल्स हैं, ये सारे नाम उनके लिए। तो प्लीज इनसे कंफ्यूज नहीं होना। अ डेटा ऑब्जेक्ट या सैंपल दैट डज नॉट कंप्लाई विद जर्नल बिहेवियर ऑफ द डेटा, मतलब ये जर्नल बिहेवियर नहीं है ना, किसी क्लस्टर का हिस्सा नहीं बन रहा, तो उसे हम नॉइज कहते हैं। नॉइज का मतलब है कि ये इट्स एन एक्सेप्शन। अब वो एक्सेप्शन जो है ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ नॉइज है, ये एक्सेप्शन है। वंस पर्सन्स गार्बेज कैन बी अनदर पर्सन ट्रेयर, मतलब कि एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि वो जो आउटलायर है ना, वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो आउटलायर है, उसको जस्ट फॉरगेट इट। लेकिन कुछ ऐसी सिनेरियोज हो सकते हैं जहां ये आउटलायर ही जो है वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न के बारे में बताए। फॉर एग्जांपल फ्रॉड डिटेक्शन के बारे में, क्योंकि फ्रॉड जो होगा ना वो एक रेयर एक्सेप्शन होती है। गॉट इट? जो 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 कस्टमर ने कभी कहीं फ्रॉड किया होगा वो एक रेयर एक्सेप्शन होगी। मोस्टली जो होते हैं वो दे आर नॉट फ्रॉड्स। तो वो जो आउटलायर होगा ना वो आपको ये बता सकेगा कि दिस इज दी, इसको आप नॉइज बना सकते हैं, आप इसको एक्सेप्शन बना सकते हैं। नॉइज जब आप बनाएंगे तो कहेंगे आप ये डेटा भी कुछ, इसमें जो सैंपल का डेटा था ना यही कुछ गलत एंटर हुआ हुआ था, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। लेकिन अगर आप कोई फ्रॉड डिटेक्शन एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन जो बंदा है ना वो आपको नजर आ जाएगा कि यस दिस काइंड ऑफ अ पर्सन कैन डू फ्रॉड। सो दिस इसको हम यूजुअली कहते हैं आउटलायर एनालिसिस, और ये आउटलायर एनालिसिस क्लस्टरिंग के थ्रू हो जाता है। ठीक है, ओके जी। अच्छा, डेटा माइनिंग जो है ना वो इट्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन्स। स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले, क्योंकि इसके बहुत से एल्गोरिदम्स हैं जिनमें स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल हुई है, प्रोबेबिलिटी के एल्गोरिदम, प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होते हैं। डेटा माइनिंग में विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम विजुअलाइज करके ये देख सकें कि डेटा आपका किस पैटर्न का है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए कुछ ऐसा एल्गोरिदम बना लेते हैं जो कि बहुत ही स्लो है, तो और हमें टाइम पर अपने रिजल्ट्स ही नहीं दे रहा, तो फिर उसका नहीं कोई फायदा होता। डेटाबेस टेक्नोलॉजी इसमें यूज हो रही है, तो ऑफ कोर्स वी आर डीलिंग विद द डेटा। एल्गोरिथमिक फॉर्म्स हैं आपके पास, जितने भी एल्गोरिदम हैं डेटा माइनिंग के, दे वर्क इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम, they are stated in the form of algorithm. Of course, machine learning is has many overlapping topics with data mining, and of course the pattern recognition, जिसमें हम अभी बात करें। pattern recognition का मतलब ये है कि जैसे for example hand written, we have hand written numbers को मैंने अगर डिटेक्ट करना है, किसी ने हैंड आपके पास है ना, जिस तरह टैब्स वगैरह होते हैं, आप उसमें 2 लिखते हैं और वो डिटेक्ट कर लेता है कि दिस इज द डिजिट 2। तो उसमें हम इस तरह की पैटर्न एवेल्युएशंस वगैरह जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं डेटा, तो उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डेटा माइनिंग। अच्छा, मैं आपसे ठीक है, सो वी आर डन विद द chapter 1, which was just an introduction of what data mining is all about and what will we study. मैम जी बेटे, मैं एक्सक्यूज मी नई स्क्रीन शेयर कर दूं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ठीक है मैम, ठीक है।
जी बेटे बोलो। मैं मेरा क्वेश्चन था कि अब इसमें ज़्यादातर थ्योरी है कि कोई एल्गोरिथम्स भी आएंगे आगे जिसमें हमने सोल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग करना अरे बेटे पड़ेंगे? एल्गोरिथम्स ही हैं, ये थ्योरी बस ये एक आध हफ्ते की बात है। Then we'll be नेक्स्ट talking वीक all से about यानी कि? algorithms. Yes, inshallah. ठीक है मैम। ठीक है, we'll be talking about algorithms only. एक सेकंड जी। ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, अदरवाइज वी आर डन विद चैप्टर 2, चैप्टर 1। चैप्टर 2 हम थोड़ा सा क्विकली देखेंगे बिकॉज उसमें एट्रीब्यूट्स जो है ना, आपकी डेटा के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन है, थोड़े से स्टेटिस्टिकल मैयर्स हैं और वो हम देख लेंगे। तो उसके बाद देयर ऑल एल्गोरिथम्स। हाँ जी, I have a question in chat. I think it means that all recommendation system works on classification. Yes, till now they work on classification. आप क्लासिफाई करेंगे कि फॉर एग्जांपल एक जो मूवी है वो कोई व्यूअर जो है वो उसको देख रहा है। अगेन इट्स डिपेंड कि आप उसको सॉल्व किस तरह कर रहे हैं। अगर आप अपने व्यूअर्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि क्लस्टरिंग है, ठीक है, आप आपकी व्यूअरशिप है एक नेटफ्लिक्स पे फॉर एग्जांपल, तो आप उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं। आप ग्रुप्स में अपने डिवाइड कर दी, क्लस्टरिंग भी इस्तेमाल हो सकती है। आपने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, आप ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद फिर आपको ये आइडिया लेना पड़ेगा उसमें से कि यू नो जो आपने ग्रुप्स डिवाइड हुए हैं उसमें मोस्टली किस किस्म की, किस जॉनरा की मूवीज जो हैं वो देखी जा रही हैं, हॉरर हैं या फिक्शनल हैं या क्या हैं। तो इट कुड बी ट्रीटेड एज क्लास अनसुपरवाइज लर्निंग एज वेल। एंड अदर वे अराउंड, अगर आप दूसरी तरह देख रहे हैं, आपके पास डेटा इस फॉर्म में मौजूद है कि आपने ये देखा है कि एक कस्टमर का आपका एक व्यूअर का आपके पास पूरा डेटा है और एंड में आपके पास क्लास है कि वेदर यू नो he मतलब he watched this particular kind of movie or not। तो वो आप का प्रॉब्लम जो है वो सुपरवाइज लर्निंग में चेंज हो जाता है। अच्छा जी, थोड़ा सा क्विकली थोड़ा सा हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको चैप्टर 2 की स्क्रीन नजर आ रही है। यस मैम। जी मैम। अच्छा, so हमें before going into again the data pre-processing, we need to understand what kind of attribute types we have or data objects we have। data objects हम किसे कह रहे हैं, फिर से मैं बता रही हूँ। data objects को मैं entity भी कह सकती हूँ, मैं उनको tuples भी कह सकती हूँ, मैं उनको samples भी कह सकती हूँ, और एग्जाम्पल हो सकती है डिफरेंट मतलब कि डिफरेंट सिनेरियो बेस्ड भी हो सकती है कि जैसे अगर हम उस सेल्स का डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं अपनी टपल्स को या डेटा ऑब्जेक्ट्स को कस्टमर्स कह सकती हूँ। ठीक है, अगर मेरा डेटा आइटम्स स्टोर कर रहा है तो मैं हर टपल के पास आइटम की इंफॉर्मेशन है तो मैं इसको आइटम कह सकती हूँ। मेडिकल डेटाबेस की फॉर्म में मैं पेशेंट्स का नाम दे सकती हूँ। यूनिवर्सिटी डेटाबेस के फॉर्म में मेरे पास अगर स्टूडेंट्स का डेटा है तो हर रो को मैं एक स्टूडेंट का नाम दे सकती हूँ। तो वो टपल, सैंपल, डेटा ऑब्जेक्ट, एंटिटी, ये सब नाम बोले जा सकते हैं। ये देखो नीचे लिखे हुए भी हैं एग्जाम्पल्स, इंस्टेंसेस, डेटा पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट्स, टपल्स। फिर प्लीज कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा कोशिश करूंगी कि मैं जब भी मैं शुरू में इनके नाम लूँ तो मैं ये सारे नाम ले लूँ। अच्छा, हर डेटा ऑब्जेक्ट दे आर डिस्क्राइब्ड बाय एट्रीब्यूट्स। जो आपके कॉलम्स में मौजूद है ना, ये चीज याद रखनी है। डेटाबेस रोज इज आर डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड द कॉलम्स आर योर एट्रीब्यूट्स। हर डेटा ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल मैं एक कस्टमर का अगर डेटा ले रही हूँ तो दैट कस्टमर will be having attributes such as customer ID, age, address, maybe gender, सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सारे उस कस्टमर के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स को भी हम बहुत से नाम देते हैं, अगेन डायमेंशंस, फीचर्स, वेरिएबल्स, और उसकी एग्जांपल्स मैंने अभी आपको दी हैं। कस्टमर आईडी
नेम, एड्रेस। अच्छा, ये टाइप्स हैं, ये टाइप्स मेरे ख्याल से हम अगली क्लास में शुरू करते हैं, फिर हमारे पास देर हो जाएगी क्योंकि ऊपर चला जाएगा लेक्चर। जो चैप्टर 2 हम अगली क्लास में शुरू करते हैं। चैप्टर 2 इज नॉट टू मच ऑफ थ्योरी, बट कुछ हम मैयर्स पढ़ेंगे उसमें, स्टेटिस्टिकल मैयर्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं टू सी व्हाट योर डेटा लुक्स लाइक। और उसके बाद हम अपना पहला जो है ना वो डेटा प्री प्रोसेसिंग का एल्गोरिदम वो हम देखना शुरू कर देंगे। ठीक है। अच्छा, आपको मैंने टास्क ये देना कि आप आई डोंट नो बेटी कि फोटो कॉपियर के पास है कि नहीं, मैं पीडीएफ इसकी वजह से अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, आप सीनियर स्टूडेंट्स हो, मैं आई ट्रस्ट यू गाइस दैट यू would definitely try studying from the book, especially this first few theoretical topics. Let me take your attendance. जी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपसे स्क्रीन भी शेयर कर सकूँ। हाँ जी, आई होप कि अब आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बेटा। मेरा मोबाइल का पैकेज खत्म होने वाला है तो आप अटेंडेंस लगाते हैं मेरी पहले। सैयद इकबाल नाम है। बेटे चैट में अपना नाम लिख दो। ठीक है। ओके जी, आई होप कि अब आपको नजर आ रहा होगा। अब्दुल्ला मनसब। हाँ जी, अब्दुल्ला मनसब, आर यू प्रेजेंट? Abdullah Mansab is absent, right? Abdullah Noman. Present, ma'am. Abu Bakr bin Zahid. Present, ma'am. Ahmad Ali. Ahmad Ali. Aisha Zinat. Present. Ali Afzal. Ali Afzal. Okay, you're present. Ali Ashar. Ali Ashar. Ans Khurshid. Ans Khurshid. Arham Nawaz. Arham Nawaz. Arsalan Ahmed. Present. Abdullah Zahid. Asadullah Zahid, sorry. Asadullah Zahid. Ayan Ahmed. Hafiz. मैम हैंड रेस किया हुआ है। Ayan Ahmed. Okay, Ma'am, Ayan Ahmed present है। Ahmed is present.
ठीक है जी। हाफिज मोहसिन रियाज, हाफिज मुबशिर अकरम, हफ्सा आजम, हफ्सा आजम, हसनैन परवेज, हसनैन परवेज, मरिया काजी, मरिया काजी, ओके। मोहसिन फारूक, ओके, मोहसिन फारूक, यस मैम। मुबशिर इरशाद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद फाहद, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला 095, मोहम्मद अब्दुल्ला 042, मोहम्मद अहमद, यस मैम। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, ओके, मोहम्मद अली प्रेजेंट। मोहम्मद असफर, मोहम्मद असफर, मोहम्मद हुजैफा, यस मैम प्रेजेंट। ओके, मोहम्मद कामरान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद मुज्तबा, मोहम्मद मुज्तबा, मोहम्मद मुज्तबा is absent. ओके जी, मोहम्मद हुजैफा is present. मोहम्मद हुजैफा, यस मैम प्रेजेंट। sorry, Muhammad Kamran is present. Muhammad Mujtaba, sorry, we were on Muhammad Mujtaba. He's not here. Muhammad Mutayyab. Yes ma'am. Okay जी. Muhammad Saif Basit. Present. Muhammad Shahid Suhail. Present ma'am. Naveed Iqbal. Yes ma'am, present. Naveed is here. Naveed, raise your hand. Yes ma'am, present. Okay. Osama Tariq is here. Rohan Afzal. Rohan Afzal. Saad bin Nadeem. Saad bin Nadeem. Salman Raza. Present. Shazib. Present. Shiraz Ali. Shiraz Ali. Sayyid Abdul Moiz. Present ma'am. Sayyid Isa Raza. Isa Raza. Sayyid Iqbal Hussain. Present. Sayyid On Muhammad. Yes ma'am, present. Usman Ahmed. Present ma'am. Sir Ahmed. Sir Ahmed. Okay, you're present. Waleed Mahmood. जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ प्लीज लोअर योर हैंड्स. वलीद महमूद इज नॉट प्रेजेंट. वर्दा एहसन. प्रेजेंट मैम. ठीक है जी. जाफिर मोहम्मद. Present ma'am. जैन बिलाल. जैन बिलाल एंड जुबैर मोहम्मद इज प्रेजेंट. चलें मैम ईसा रजा प्रेजेंट है. ईसा की मैम आपने एब्सेंट मार्क कर दिया, वो प्रेजेंट. ईसा रजा की मैंने एब्सेंट मार्क कर दिया. व्हाट्स योर फुल नेम बेटा? मैम 40 नंबर सैयद ईसा रजा. चलें जी. हाँ जी, और कोई इशू? मैं हफ्सा आजम प्रेजेंट. जी बेटे. हफ्सा आजम. हफ्सा पहले कहाँ थी आप? हाँ जी. एनीबडी एल्स? दैट्स इट. चलें. चलें जी. Okay जी, that's it for today. See you in next class, and we'll be starting our chapter number 2 in next class, and we'll be looking at what kinds of attributes do we have and some statistical measures that we need to know before getting into the algorithms. So see you in the next class. Allah Hafiz.